ये बधाई देता हूं कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का संदेश सुस्पष्ट है। हम पूरे बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए जागृति पैदा करना चाहते हैं, लोगों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं और आपदा की स्थिति में उसका कैसे मुकाबला किया जाए, अगर इसके बारे में लोगों के पास जानकारी होगी तो आपदा का नुकसान कम से कम होगा। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कुछ तो सूचना देकर आती है और कुछ बगैर सूचना के आ जाती है। बाढ़ की कुछ सूचना मिल जाती है, सूखे का आभास हो जाता है, लेकिन भूकंप एक ऐसी आपदा है उसके बारे में कोई विज्ञान अभी तक यह बता पाने की स्थिति में नहीं है कि कब भूकंप आ सकता है। हाँ, वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया की मैपिंग इस प्रकार से की है जिससे इतनी जानकारी मिल जाती है कि कौन से इलाकों में भूकंप आने की ज्यादा संभावना होती है। अगर बिहार को देखें तो एक तो आपदा है बाढ़, वो किसी न किसी इलाके में हर साल आती है। अगर साल दो साल उससे तबाही कम हुई तो 2-3 साल के बाद भयंकर बाढ़ आएगी। जैसे हम लोगों ने देखा 2004 में बाढ़ आई, फिर 2007 में जो बाढ़ आई वो अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ थी। 22 जिले प्रभावित हुए, 2.5 करोड़ आबादी प्रभावित हुई। नुकसान के दृष्टिकोण से और अपने प्रभाव के दृष्टिकोण से वो सबसे विकट रूप में था। 2008 में बाढ़ की वैसी स्थिति नहीं थी, थोड़ी बहुत थी कुछ जिलों में, और उसके चलते भयानक तबाही हुई। और उसका दृश्य लोगों ने जब टेलीविजन पर देखा तो ऐसा ही लगा मानो प्रलय आ गया। रोज नए इलाके में वो फैलता गया और अंततोगत्वा नए रास्ते में वो फिर गंगा नदी में मिल गया। काफी तबाही हुई, बहुत लोगों को प्रभावित इलाकों से बाहर निकालना पड़ा। एक कठिन कार्य था और कोसी के बांध के कारण वो पिछले 50 वर्षों से वो इलाका सुरक्षित था। वहां किसी को एहसास नहीं था कि बाढ़ आएगी। बाढ़ की कोई तैयारी भी बांध के बाहर के इलाकों में नहीं होती थी। बांध के अंदर कुछ लोग जो रह गए हैं या बसे हुए हैं, उनके लिए तो हर साल की त्रासदी थी। जब जब कोसी में पानी बढ़ता है, संकट जो पिछले वर्ष आया और उस इलाके में आया जहां के लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा। वहां संसाधन भी नहीं थे, नाव वगैरह की भी कमी थी। पूरे बिहार से नाव मंगाकर वहां भेजा गया, देश के दूसरे हिस्सों से नाव मंगाए गए। बड़े पैमाने पर पहले लोगों को इवैक्यूएट किया गया, वहां से निकाला गया सुरक्षित। शायद आजादी के बाद देश में इतना बड़ा इवैक्यूएशन का अभियान नहीं चला था। 10 लाख लोग बाहर निकाले गए सुरक्षित। लोगों को लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन 10 लाख लोग सुरक्षित निकाले गए।
और 4.5 लाख लोगों से अधिक, एक दिन तो 4,67,000 लोग रिलीफ कैंपों में थे, लेकिन औसतन 4.5 लाख कई दिनों तक रहे। 4 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में रखा गया। 35 के करीब मेगा राहत शिविर बनाए गए और कुशलता पूर्वक उसको चलाया गया। जब कोसी की आपदा आई तो अनेक जगहों से हमें सहायता मिली, अनेक लोगों ने सलाह भी दिया, और जब हमने कहा कि मेगा शिविर हम चलाएंगे तो बहुत लोगों ने आगाह किया कि यह शायद मुश्किल होगा। यहां तक कि जिन राज्यों को तजुर्बा है आपदाओं से जूझने का, वैसे राज्य से भी मैं नाम लेना चाहूंगा गुजरात से। गुजरात जो भूकंप की ट्रेजेडी से गुजर चुका था, और दरअसल जो ये आपदा प्रबंधन पर इतनी देश में चर्चा शुरू हुई, ये उड़ीसा के सुपर साइक्लोन के बाद प्रारंभ हुई, और गुजरात के भूकंप के बाद उसने मूर्त रूप धारण किया कि नहीं, आपदा प्रबंधन के लिए हमें कुछ करना होगा। तो गुजरात से भी जो अधिकारी यहां आए, उन्होंने आशंका प्रकट की और थोड़ा हमको सुझाव भी दिया कि साहब बड़ी संख्या में लोग एक जगह रहेंगे, गंदगी फैलेगी, काफी शिकायत होगी। मैं सुनता रहा और इस प्रकार का इंतजाम किया गया राहत शिविरों का कि गंदगी भी नहीं फैली। और मेरे मन में आया कि बच्चे वहां रहेंगे, जो एक ट्रॉमा होता है घर छोड़ने का, घर बार से निकलने का आपदाओं में, तो उससे उनको बाहर निकालने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी चलाए गए, शिविर के अंदर स्कूल भी चलाए गए। महिलाएं खाली बैठी रहती, उनको राहत कैंप के अंदर उनको कुछ प्रकार के हुनर सिखाए गए, यानी सब लोगों को काम में लगा दिया गया राहत शिविरों में, और वो राहत शिविर रचनात्मक शिविर में तब्दील हो गया। और फिर जितने लोग बाहर से आए उन सबों ने उसकी तारीफ की। आपदा प्रबंधन जिस प्रकार से कोसी में किया गया, जिस मीडिया ने आपदा के समय एक चित्र, वैसाहिक चित्र था, उसको जो दिखलाया, उस समय लोगों के मन में यह धारणा बनी कि शायद ये सरकार के बूते की बात नहीं। लेकिन जब वो सब कुछ ठीक ढंग से संभल गया, उसका प्रबंधन हो गया, राहत बांटे गए 2-2 बार, बच्चों के लिए अलग इंतजाम किया गया, छात्र छात्राओं के लिए इंतजाम किया गया, पशुओं के लिए व्यवस्था की गई, सब इंतजाम जब किया गया, इलाज का प्रबंध किया गया, राहत शिविरों में जो बच्चे पैदा हुए उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रोत्साहन राशि भी दी गई। बेटी पैदा होने पर 11,000, बेटा पैदा होने पर 10,000। अब ज्यादा बेटा बैठा हुआ है, इन लोगों को परेशानी हो रही है। अरे बेटी लक्ष्मी है, बेटी का स्वागत करना चाहिए। तो हम लोगों ने इस प्रकार से ये काम किया कि सब जगह उसकी तारीफ हो गई, और आपदा प्रबंधन के काम को ही ध्यान में रखते हुए फिर मीडिया जगत ने ही बिहार के काम को सराहा और पुरस्कार तक उन्होंने प्रदान किया। तो आपदा प्रबंधन, आपदा आने के बाद जिस प्रकार से किया गया उसकी प्रशंसा हुई। 2007 में 2.5 करोड़ लोग प्रभावित थे। मैं पहले के निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मैं तो जाता नहीं हूं जल्दी बाहर, बहुत न्योता आता है, लेकिन मैं जल्दी जाता नहीं हूं। मॉरिशस का न्योता था इसलिए मैं चला गया।
और वहां के प्रधानमंत्री जी के बार बार आग्रह के बाद और साहब 4-5 दिन के लिए हम बाहर क्या रहे, बहुत हंगामा हुआ कि साहब बाढ़ में बिलखते हुए लोगों को छोड़कर, डूबते हुए छोड़कर कहां चले गए, हम तो लौट कर आए। और फिर आपदा का ऐसा प्रबंधन हुआ कि शायद पटना में बैठे हुए विपक्ष के नेता तो के लिए प्रशंसा करना संभव नहीं है, लेकिन जब जिलों की बैठकें होती थी, सर्वदलीय बैठकें होती थी, उसमें कोई शिकायत का कारण नहीं बचा था। इस प्रकार से प्रबंधन किया गया, 2008 में प्रबंधन किया गया। हम चाहते हैं कि इसको संस्थागत रूप दिया जाए। पूरे बिहार में एक क्षमता विकास हो जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, यानी कभी अब आपदाएं तो अपने हाथ में नहीं आ सकती। अब भूकंप बिना नोटिस किए आ जाएगा और बिहार का ज्यादातर हिस्सा या तो भूकंप के जोन 5 में है या 4 में, यानी संवेदनशील इलाका है भूकंप के दृष्टिकोण से। और भूकंप जब के आने के बाद क्या स्थिति होती है, गुजरात में क्या हुआ था, भूकंप आया, भुज उसका एपी सेंटर था, 6.78 के रिक्टर स्केल पर जब भूकंप आया तो जिनको राहत कार्य चलाना है वो लोग भी भूकंप से प्रभावित हुए। कोई कलेक्टर है, उनका पैर टूट रहा है, कलेक्टर का घर गिर गया है तो उनके घर में उनके परिजनों की मृत्यु हो रही है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से गुजरात ने क्षमता का निर्माण किया, और क्षमता निर्माण कितनी बड़ी चीज होती है, ये जब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया 99 में, उसके पहले आंध्र में साइक्लोन आया था, बहुत भीषण तूफान आया था, उसको साइक्लोन नहीं सुपर साइक्लोन कहा गया, इतना तेज तूफान था। और उस समय ये कहा गया कि अगर ये तूफान आंध्र में आया होता तो तबाही कम होती। उसका कारण था कि 2-3 वर्षों में आंध्र प्रदेश ने अपने को तैयार कर लिया था उसके लिए, फिर उड़ीसा ने भी अपने को तैयार किया, गुजरात ने अपने को तैयार किया, अब पूरे देश को तैयार होना। बिहार ने कुछ तैयारी की है और जिसके आधार पर 2007 और 8 की स्थिति का हम लोगों ने मुकाबला किया, लेकिन हमें बहुत आगे जाना है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। इसलिए हमारी सरकार चाहती है कि हम एक एक नागरिक को प्रशिक्षित करें, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित करें, सबको इसके बारे में जानकारी दे दें, ताकि जब कोई आपदा आए तो तत्काल उससे निपटने के लिए लोग आगे बढ़ सके। उसके बारे में प्रशिक्षण उनको रहेगा, उसके बारे में उनको जानकारी रहेगी, एहतियाती कार्रवाई के बारे में वो जानेंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स के बारे में एक एक व्यक्ति अगर सेंसिटाइज्ड रहेगा, वो जानता रहेगा, तो आपदाएं कम होंगी, उसका प्रभाव कम होगा। इसलिए हमारी इच्छा है कि इसको बड़े पैमाने पर चलाया जाए, अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लेकर, यूएनडीपी का भी कुछ काम होता है, उनकी मदद से भी कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग का काम हो रहा, कम्युनिटी को, समुदाय को तैयार रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमारी जितनी बड़ी जरूरत है, हमारे सामने चुनौती जितनी बड़ी है, वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि नागरिक परिषद बिहार में गठित होता है। भारत चीन युद्ध के समय में नागरिक परिषद का गठन किया गया था, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। हम चाहते हैं उसको आपदा प्रबंधन के लिए इस्तेमाल करना, इसको सशक्त बनाना चाहते हैं। नागरिक परिषद राज्य स्तर पर और अधिक से अधिक जिला स्तर पर हुआ करता था। हम चाहते हैं कि नागरिक स्तर परिषद का गठन थाना के स्तर पर किया जाए, जिलों में किया जाए और राज्य में, और सिविल डिफेंस के संगठन को और व्यापक और मजबूत बनाया जाए।
आज भी कोई आपदा आती है तो सबसे पहले थाना के लोगों को, पुलिस के लोगों को जाना पड़ता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही होते हैं। सबसे पहला रिस्पॉन्डर तो कम्युनिटी खुद होती है। जो गांव में जहां कहीं कोई घटना घटती है वहां के लोग खुद होते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर। लेकिन अगर सरकार की तरफ देखें तो सबसे पहले थाने के लोग, पुलिस के लोग पहुंचते हैं। तो हम उनको इसके लिए पूरे तौर पर प्रशिक्षित करना चाहते हैं और गांव-गांव में ट्रेनिंग, बच्चों की ट्रेनिंग तो हो जाएगी, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग तो हो जाएगी, लेकिन गांव के आम नागरिकों को भी हम चाहते हैं इस काम के लिए प्रशिक्षित करना। ये एक बहुत बड़ा काम है, व्यापक काम है, कठिन काम है, सबके सहयोग की जरूरत है और सबसे बड़ी बात है कि इस काम के महत्ता को समझने की जरूरत है। और यहीं पर विशेष तौर पर हम मीडिया से अपील करेंगे। घटना घटने के बाद रिपोर्टिंग तो होगी ही, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, आपका वो काम है, आप वो कीजिए। इस पर किसी को एतराज होने का प्रश्न ही पैदा होता है, क्योंकि घटना अगर घटी आप जानकारी देते हैं और उसके चलते दुनिया भर से लोग पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए आते हैं। इसलिए मीडिया की एक भूमिका है, घटना घटने के बाद हम रोज देखते हैं। लेकिन इसके प्रशिक्षण में आप थोड़ी इसको अहमियत देंगे। होता क्या है कि अगर मीडिया किसी चीज को अहमियत देता है तो बात में दम आ जाता है, और मीडिया अगर उसको इग्नोर करता है तो किसी को भी किसी काम में लगाइए, उसमें प्रेरित नहीं होता। इसमें आम लोगों को लगाना है, हर दल के लोगों को लगाना है, बिना दल वाले लोगों को, जो लोग हैं मीडिया के लोग हैं। रिपोर्टिंग एक चीज है, आप समाज के प्रबुद्ध नागरिक हैं, इस नाते इस काम में भी लग जाइए। हमने 2007 में मीडिया के लोगों को सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, हमने पूरे सर्वदलीय बैठक में और 2008 में भी हम उनको साथ बिठाते थे कि सारी मीटिंग में आप हिस्सा लीजिए, सिर्फ रिपोर्ट मत कीजिए, आप हिस्सा लीजिए। और आज मीडिया का इतना फैलाव हुआ है, 24 घंटा चैनल, अखबारों के पन्ने बढ़े हैं, गांव-गांव में उनका कोई ना कोई स्टिंगर है, 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव पर। और आज टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है कि एक कैमरे की कीमत भी कम गई है, छोटा-छोटा कैमरा हो गया, इससे रोजगार मिलता। अगर उनकी एक स्टोरी चल गई तो उनको अच्छा पैसा मिल जाता। तो इस नाते बेरोजगारी के इस युग में बहुत युवा लोग इसकी तरफ आकर्षित होकर मीडिया के साथ जुड़ गए। कोई जरूरी नहीं है कि पूर्णकालिक जुड़े हो, लेकिन अंशकालिक भी जुड़ गए। पहले तो हम लोग गांव में जाते थे तो कोई मीडिया का सवाल ही पैदा नहीं होता, आज से 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले। आज किसी गांव में चले जाइए, 10, इसलिए नहीं कि हम मुख्यमंत्री, इसलिए कि वो हो गए हैं हर जगह। तो हमने अपने अधिकारियों को कहा और प्रभारी मंत्रियों को कहा कि देखिए, मीडिया अब गांव-गांव में पहुंच गया, तो इनके पास जानकारी, अगर ये बता रहे हैं कि इतना घर ढह गया है तो उसको तवज्जो दीजिए। इस आधार पर इग्नोर मत करिए कि मीडिया तो बढ़ा चढ़ा कर करता, और उसका बहुत लाभ हुआ 2007 और इतना बढ़िया ढंग से राहत वितरित हुआ। यही वो बिहार है उससे छोटे पैमाने पर, थोड़ा कम पैमाने पर बाढ़ आई थी 2007 की तुलना में, लेकिन राहत नहीं बटा, राहत घोटाले की चर्चा हुई। और 2007 में उससे कितना बड़े पैमाने पर राहत का वितरण किया गया, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली। अगर कोई शिकायत मिली तो कार्रवाई भी हुई। तो मीडिया के लोगों को भी इन्वॉल्व होना। तो अभी हम आग्रह करेंगे, ये आपदा न्यूनीकरण दिवस है, कि हम आपदाओं के प्रभाव को कैसे कम करें। तो हम विशेष तौर पर मीडिया से भी अपील करेंगे, ये जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है इस पर थोड़ा दिलचस्पी लीजिए। और मुझको पक्का विश्वास है कि आप लोग अगर दिलचस्पी लेंगे तो इस कार्यक्रम में और बढ़िया इसका परिमार्जन हो सकता है, ये और बेहतर हो सकता है, क्योंकि साथ साथ आप उसके प्रभाव का भी आकलन करते हैं। लोग ले रहे हैं या नहीं, ट्रेनिंग प्राप्त करके समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, आत्मसात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन सब चीजों की जानकारी होगी। यानी एक जो कहा जाता है कंकरेंट इवैल्यूएशन, अगर मीडिया भागीदार बन जाएगा तो उसका साथ साथ
मूल्यांकन भी होता जाए। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग मिलकर के नागरिकों को इस कदर हम इसके प्रति संवेदनशील बना दें, सेंसिटाइज कर दें, लोगों को प्रशिक्षित कर दें। और पूरे बिहार में अभी भी जब नाव दुर्घटना होती है तो अभी व्यास जी जो हमारे आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव हैं, इनसे चर्चा हो रही थी, आज भी गोताखोर नहीं मिलते। अब पुलिस में, सैप में, सब में गोताखोर है, लेकिन उसकी सूची ठीक ढंग से नहीं रहती है कहां कौन सा गोताखोर है। गांव के अंदर भी जो नाविक है, हर जगह पर कुछ गोताखोर होते हैं। इसकी और ट्रेनिंग देकर हर जगह पर, हर एक थाने में, निकट के इलाकों में कहां कहां गोताखोर है, इन सब चीजों की जानकारी रहती है तो जल्दी से जल्दी हम बचाव कार्य कर सकते हैं, राहत कार्य चला सकते हैं। तो इस प्रकार के सारे कामों को करना है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार, आपदा प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, पहले क्या था कि रिलीफ बांटने की बात होती थी। अब रिलीफ बांटना ही सिर्फ नहीं है, अब आपदा प्रबंधन एक व्यापक चीज हो गया। आपदाओं के बारे में अध्ययन, उसका आकलन, उसको एक न्यूनीकरण का उपाय क्या हो सकता है, प्रशिक्षण, सेंसिटाइजेशन। तब फिर अगर आपदा आ गई तो बचाव कार्य, राहत का काम, और फिर इसके बाद रिहैबिलिटेशन का भी काम, रिकंस्ट्रक्शन का भी काम, पुनर्निर्माण का भी काम। तो आपदा प्रबंधन का व्यापक आयाम हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में इस व्यापक काम में सब लोगों को भागीदार बनना है और हर एक जगह के बारे में कार्य योजना, कहां क्या संभावना है। तो जो रिस्पांस टाइम होता है, आज भी जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर कोई घटना घट गई तो कितने समय में राहत और बचाव काम चलाने वाली टीम पहुंची, रिस्पांस टाइम। ये रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए। अब रेल की दुर्घटना